हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान पर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ईवीएस और साइंस। तो आइए देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करी जा रही है बायो कैटलिस्ट की, तो आइए जानते हैं क्या है ये। तो अगर पूछता है, क्वेश्चन आता है कि जीवित प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। और बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस। अगर पूछता है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। फिर आगे बात करते हैं इन सितु और एक्स सितु को। तो आप जानते ही होंगे इन सितु और एक्स सितु क्या है। ये जो है जीवों को संरक्षण के लिए जो हेरिटेज प्लेस होते हैं, वहाँ उनको हम इन सितु और एक्स सितु कहते हैं। इन सितु क्या होता है, जिनको हम उनकी जगह पर पे मतलब जहाँ वो पाए जाते हैं वहीं कंजर्व करते हैं, तो उस जगह को इन सितु कहते हैं। और जहाँ पर उन्हें उनके स्थान से बाहर ले जा कर के कंजर्व किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, तो उसे हम एक्स सितु कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। इन सितु संरक्षण रणनीति के उदाहरण अगर बात की जाए कौन कौन से हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और स्केयर ग्रूव्स जो होते हैं वो इन सितु साइट्स होते हैं। और यहीं पर अगर बात की जाती है एक्स सितु साइट की, तो बॉटनिकल गार्डन और जूस जो होते हैं वो एक्स सितु होते हैं, क्योंकि यहाँ बॉटनिकल गार्डन और जूस में जानवरों को और पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, अलग अलग जगह से ला करके एक जगह पर कंजर्व किया जाता है। आगे बात की जा रही है जैव विविधता की, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अगर पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है या जैव विविधता क्या होता है, तो हम कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को रखना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। जब एक जगह पर किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर जो पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है विविधता। तो जहाँ पर जैविक विविधताएं पाई जाएंगी उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। आगे क्या है, किस श्रेणी के भोजन में प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब कौन सी श्रेणी का भोजन ऐसा होता है जिसमें कैलोरी की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो होता है वसा, यानी कि फैट में जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा में कैलोरीज पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 ग्राम में फैट में कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं, तो 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी पाई जाती है। और इस 9 किलो कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा 37.8 किलो जूल। और वहीं अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज़ की, तो अगर 1 ग्राम ग्लूकोज़ है तो हमें कैलोरी कितनी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी मिलेगी। और जब हम उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 16.8 किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें कैलोरी किस में ज़्यादा मिल रही है, तो हमें फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी मिल रही है। आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर पूछता है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये हमारे ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए हमारा लो हो हीमोग्लोबिन हो जाए, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो क्या होगा, तो हमें अनीमिया बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी होगी, अनीमिया बीमारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो गया है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीएमडी टेस्ट की। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीएमडी टेस्ट होता क्या है। तो बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, जिसमें हम किसका टेस्ट करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी का हम टेस्ट करते हैं कि हमारे बोन में कितने डेंसिटी में मिनरल्स जो हैं वो पाई जाती है। तो बीएमडी टेस्ट में क्या होता है, मेजर कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स इन बोन। तो हम क्या करते हैं इस टेस्ट में, कैल्शियम और जो बाकी की मिनरल्स हमारी बोन्स में पाई जाती है उनका मेज़रमेंट करते हैं कि कितनी मात्रा में हमारे बोन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और इससे जो है किस बीमारी का पता चलता है, तो वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का पता हम लगाते हैं बीएमडी टेस्ट करके। और ये अगर पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है वो क्यों होती है, तो ये विटामिन डी की कमी से होती है।
आगे बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अगर इसके मापन की बात करते हैं तो हम इसका मापन जो होता है वो बैरोमीटर से करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक जो होता है वो किस उपकरण के द्वारा जो है नापा जाता है या मापा जाता है, तो वो होगा बैरोमीटर। अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो एक एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होती है बैरोमीटर की, सॉरी एटमॉस्फेरिक की एक एटमॉस्फेरिक की ये जो होती है आपकी यूनिट होती है। आगे बात करते हैं टंगस्टन की। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनता है किससे? अगर पूछता है कि विद्युत बल्ब जो होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है, उसका फिलामेंट किससे बनता है, तो टंगस्टन से बनता है। और ये अगर पूछता, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है वो डब्ल्यू होता है, ये आप देख सकते हैं सिंबल। और अगर पूछता है कि ये जो विद्युत बल्ब होता है या टंगस्टन होता है, जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट टंगस्टन पाया जाता है, वो किस प्रभाव, किस इफेक्ट पर काम करता है, तो आंसर होगा हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट, जिसे हम हिंदी में ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो ये किस पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। आगे बात करते हैं रेड डाटा बुक की। आप सभी को पता ही होगा रेड डाटा बुक क्या होता है और कौन जारी करता है, तो इसको IUCN जारी करता है। और इसका संबंध किससे होता है? जीव जंतु विलुप्त, मतलब जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको जानकारी कौन देता है? रेड डाटा बुक देता है। और ये कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलरीपयट्टम। ये क्या है? केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। क्या है ये? केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। आगे बात करते हैं न्यूटन की। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो वो होगा जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। और आगे ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, बाकी के 2 लॉ कौन कौन से होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं कच्चे तेल की, तो यानी कि पेट्रोलियम की। तो कच्चे तेल का उत्पादन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ होता है? इंडिया में कहाँ होता है? तो बॉम्बे हाई में होता है, गुजरात, तमिलनाडु और असम में होता है। आगे बात करते हैं वाटर साइकिल की। बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, साइंस की बुक में हमारे ये चैप्टर ज़रूर होता था। वाटर साइकिल के बारे में हमने, आप सभी ने ज़रूर से ज़रूर पढ़ा होगा। आइए देख लेते हैं ये क्या है। अगर पूछता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता रहता है, तो वह प्रक्रिया क्या है? तो जल चक्र है, मतलब कि वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में क्या होता है? पानी जो होता है वो घूम फिर के फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। कैसे? सबसे पहले नदी या तालाब में से जो पानी रहता है वो इवेपोरेशन के द्वारा, मतलब वाष्पीकरण के द्वारा जो है वो आसमान में जाता है और बादल बन जाता है। जब वहाँ पर बादल में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो क्या होता है? बारिश होकर के वो पानी फिर से नीचे आ जाता है और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। आगे बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, यानी जीवाश्म ईंधन की। तो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त किए जाते हैं, किनसे प्राप्त किए जाते हैं? जीवित जीवों के मृत अवशेषों से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल के जो मृत अवशेष होते हैं, डेड पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनसे हमें फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल्स से पाए जाते हैं। चलिए अगर पूछ लेता है हवा क्या है, तो हवा क्या है? एक मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। मतलब कि हवा में एक ही पार्टिकल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो क्या क्या है? तो हवा में क्या क्या किन किन चीज़ का मिश्रण है? तो वो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन गैसेस एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा, ये सभी पाई जाती हैं। तो कितने परसेंटेज में पाई जाती हैं? तो अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो इसका परसेंटेज एयर में होता है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज आर 1%। मतलब कि जो CO2, हीलियम, हीलियम, ओजोन, वाटर और वाटर वेपर्स जो होते हैं, ये सब माने कि सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो बाकी पूरी 1% किस में पाई जाती हैं? अदर गैसेस में इंक्लूडेड हैं।
आगे बात करते हैं सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स की। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु द्रव्यमान भिन्न है लेकिन परमाणु संख्या समान है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास जो होती है वो डिफरेंट होती है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है। और वहीं अगर बात की जाए आइसोबार की, तो आइसोबार क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। आइसोटोप्स में क्या था? एटॉमिक मास जो थे वो डिफरेंट थे और एटॉमिक नंबर सेम थे। वहीं आइसोबार्स की अगर बात की जाए तो एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। मतलब आइसोटोप और आइसोबार एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए आगे बात करते हैं पश्मीना शॉल्स की या पश्मीना ऊन की। तो पश्मीना किस्म का ऊन पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। अगर पूछा जाता है कि पश्मीना किस्म का ऊन किससे प्राप्त होता है तो पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। और इनको पालता कौन है? तो चांगपा समुदाय जो होता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में पाए जाते हैं ये जनजाति। तो ये जो जनजाति होती है ये सीप्स और बकरियों को पालती है। उन्हीं में ये क्या पालते हैं? पश्मीना बकरी पालते हैं। और इन्हीं बकरियों के जो फर होते हैं उनसे बनता है पश्मीना ऊन। आगे बात करते हैं सिस्मोग्राफ की। तो सिस्मोग्राफ हम सभी को पता है क्या होता है। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि हम भूकंप मापते हैं। सिस्मोग्राफ क्या करता है? ये सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट करता है कि कितनी तीव्रता से वेव्स आई हैं और ये तभी बताता है कि भूकंप की तीव्रता क्या थी। तो अगर पूछता है कि भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है तो वो होगा क्या? सिस्मोग्राफ। आगे बात करते हैं अच्छी त्वचा की। सभी लड़कियों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो आइए जानते हैं। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन। अगर पूछता है कि अगर अच्छी त्वचा पानी है तो घुलनशील मतलब फैट में घुलनशील जो विटामिन होगी, जो फैट सॉल्वेंट विटामिन होगी, वो विटामिन कौन सी होगी? वो होगी कौन सी? विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि अच्छी त्वचा के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोगी होता है। अब आगे बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा दाचीगाम, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो दाचीगाम नेशनल पार्क जो है वो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं तरुण भारत संघ की। अगर आप में से किसी ने सीटेट की तैयारी की होगी तो आप सबने ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो तरुण भारत संघ क्या है? पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करती है। तरुण भारत संघ क्या करती है? ये पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करती है। या मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पुरानी झीलों का, ये नई झीलें भी नई झीलों का भी पुनर्निर्माण करती है या नई झीलों का भी बनवाती है। ये क्या है? ये एक एनजीओ है। और कहाँ पे है? राजस्थान में। और अगर और डीप में जाएं तो राजस्थान में कहाँ? अलवर में। इसके फाउंडर कौन है? राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं मृत्यु सागर की यानी कि डेड सी की। तो ये क्या है? एक ऐसा समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे खारा है। तो मृत्यु सागर क्या है? ये महासागरों और समुद्रों में जितने भी प्रेजेंट हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा खारा सागर है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? डेड सी कहा गया है। अगर पूछता है ठंडा रेगिस्तान तो उसका आंसर होगा लद्दाख। आगे बात कर ले हैं वर्ली की। यानी कि वर्ली क्या है? एक पारंपरिक कला है। कहाँ की कला है? महाराष्ट्र की है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्ली एक स्टेशन है महाराष्ट्र में, तो वर्ली रिलेटेड टू महाराष्ट्र। तो अगर पूछता है कि पारंपरिक कला कहाँ की है वर्ली, तो महाराष्ट्र की है। आगे बात करते हैं चेराव नृत्य की। तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये मिज़ोरम का डांस फॉर्म है, चेराव। आगे बात करते हैं किसकी? बोरा ग्लूटिनस चावल की एक सामान्य किस्म है जो असम में पाई जाती है। अगर पूछा जाता है कि बोरा ग्लूटिनस चावल कहाँ पाया जाता है तो असम में पाया जाता है।
आगे बात करते हैं छऊ नृत्य की। तो छऊ से छ से छऊ, झ से छत्तीसगढ़। ये आप लॉजिक लगा सकते हैं, ये ट्रिक लगा सकते हैं, याद करने का आसान तरीका आप बना सकते हैं। तो अगर पूछता है छऊ नृत्य लोक नृत्य कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। कांसा, अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो अगर ये पूछता है कि ये क्या है, तो ये एक एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। और ये किससे किससे बनता है, तांबे से और टिन से, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। और अगर यहीं पर ब्रास माने कि पीतल की बात की जाए तो ये किससे बनता है, कॉपर और जिंक से, यानी कि ये भी एक क्या है, एलॉय है। आगे बात करते हैं जोहान ग्रेगर मेंडल। तो महान जोहान ग्रेगर मेंडल, इन्होंने क्या दिया था, आनुवांशिकता का नियम दिया था, यानी कि लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था। और इन्होंने किस पर अपना जो प्रैक्टिकल था वो किस पर किया था, तो मटर पर किया था। अगर पूछा जाता है कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने किस पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मटरों पर किया था, मटर पर किया था। बेरी बेरी क्या है, बेरी बेरी एक रोग है और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर पूछा जाता है कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। आगे बात करते हैं प्लांट्स की। तो पत्ती में सिराओं यानी कि वेन्स और सिराओं की व्यवस्था यानी कि वेनलेट्स को क्या कहा जाता है, सिरा विन्यास कहा जाता है, यानी कि वेनेशन कहा जाता है। अगर बात करें हम पत्ती में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो सिरा विन्यास कहा जाता है। और अगर पूछता है पौधों द्वारा अवशोषित जल की अधिक मात्रा बाहर निकाली जाती है किस प्रोसेस से, तो वो होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, यानी कि वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना, इंग्लिश में इजी है, क्या है, ट्रांसपिरेशन। जब पौधों में पत्तियों में क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या करते हैं, पानी के अधिक मात्रा को बाहर निकाल देते हैं इवेपोरेशन के फॉर्म में। अगर पूछा जाए पौधे सांस कैसे लेते हैं, तो रंध्र द्वारा, यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से पौधे सांस लेते हैं। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन क्या होती है, किसके कारण होती है, तो एसिड रेन जो होती है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण होती है। किसके कारण होती है, एसिड रेन जो होती है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण होती है। बहुत ही फेमस है क्या कि पूछा जाए अगर कि जो ताजमहल के पत्थर जो पीले हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो इसी एसिड रेन की वजह से, जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं इनकी वजह से, इनकी जो बारिश होती है उनके ऊपर, इसी की वजह से क्या हो रहे हैं, वो पत्थर जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, पीले होते जा रहे हैं। अगर पूछता है एम्पियर इज़ यूनिट ऑफ, अगर पूछता है कि एम्पियर किसकी यूनिट है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। अगर पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, तो आपका आंसर होगा एम्पियर। और अगर पूछता है एम्पियर किसकी यूनिट है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की। तो ये किसकी इकाई है, यानी कि ये किसकी यूनिट है, तो ये तरंग दैर्घ्य की यूनिट है, यानी वेवलेंथ की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम से क्या करते हैं, वेवलेंथ को हम नापते हैं। आगे बात करते हैं GIF की। बहुत ज़्यादा हम ये पिक्चर्स में यूज़ करते हैं, जो हमारी इमेज होती है वो GIF में ही होती है। तो GIF फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर हम पूछते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो क्या होगा, मीथेन। अगर पूछा जाए कि बायोगैस का मुख्य घटक, मुख्य कंपोनेंट क्या है, तो वो है मीथेन। आगे बात करते हैं CNG की। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या है, एक नेचुरल गैस है और इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आगे बात करते हैं DPT के वैक्सीन की। तो ये DPT का वैक्सीन जो होता है वो किस किस बीमारी के लिए लगता है, मतलब बचाव किया जाता है किस चीज़ के लिए, किस किस चीज़ के बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। DPT पहले नाम से ही पता चल रहा है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो D से डिप्थीरिया, P से पर्टुएसिस और T से टेटनस। डिप्थीरिया, पर्टुएसिस और टेटनस। तो DPT का वैक्सीन किसके लिए लगता है, डिप्थेरिया, पर्टुएसिस और टिटनस। डिप्थेरिया को हम डिप्थेरिया ही कहते हैं और पर्टुएसिस मतलब काली खांसी, और टेटनस आप सभी को पता है से जब चोट लग जाती है तो किसका इंजेक्शन लगता है, टिटनस का।
आगे बात करते हैं आकाश के रंग का। हमें तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, पर अगर बात की जाए अंतरिक्ष यात्रियों की, वो लोग जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो उन्हें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो उत्तर होगा काला रंग। किस पॉलीमर का उपयोग नॉन स्टिक पैन के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो अगर पूछता है क्या, क्वेश्चन आता है कि किस पॉलीमर का उपयोग नॉन स्टिक पैन के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये पानी और तेल दोनों को ही कम सोखता है और नॉन स्टिकी होता है, इसलिए जो है टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक बर्तन को बनाने में। आजकल बहुत ज़्यादा फैंसी ट्रेंड कर रहा है ये नॉन स्टिक पैन। तो अगर पता होना चाहिए ना, जो कॉमनली हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो नॉन स्टिक पैन में जो आपका पॉलीमर लगा होता है वो कौन सा होता है, टेफ्लॉन होता है। आगे बात करते हैं कार के पीछे यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर पूछता है कि जो कार के पीछे अगर हमें देखना हो कि कितनी ट्रैफिक है या क्या चीज़ें आ रही हैं पीछे, तो उसके लिए किस मिरर का यूज़ किया जाता है गाड़ियों में, तो होता है उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। आगे बात करते हैं मायोपिया की। तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को हिंदी में क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है, तो वो होता है अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उनको कौन से लेंस का चश्मा लगता है या कौन सा लेंस लगता है, तो वो होता है कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। आगे बात करते हैं मानव आँखों की यानी कि ह्यूमन आई की। तो मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर पूछता है कि हमारी आँखों में वस्तु जो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो रेटिना पर बनती है। आगे बात करते हैं पोलियो वैक्सीन की। तो पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन साल्क। अगर पूछता है कि पोलियो वैक्सीन का किसने डिस्कवर किया था, तो आंसर होगा जॉन साल्क ने। और अगर आगे बात करते हैं एक्सरे मशीन की, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, तो मतलब मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ही यूज़ है। तो एक्सरे मशीन की अगर बात की जाए तो ये किसने डिस्कवर की थी, तो ये थे विलियम रॉन्टजन ने। अगर पूछता है क्वेश्चन कि विलियम रॉन्टजन ने क्या डिस्कवर किया था, तो एक्सरे मशीन डिस्कवर किया था। इसी के साथ आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।